हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर को पढ़ना शुरू करा था और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त हमने दो बेसिक सी काफी इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी। उसमें से एक जो काफी इंपॉर्टेंट था वो था एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टीज। एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड और known by its properties। यानी हर सब्सटेंस जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से जाना जाता है। सिंपल सी बात है, अगर ये एक सब्सटेंस ए है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी एंड उन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से इसको हमने ए बोला था। सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस बी है तो इसकी प्रॉपर्टीज एंड इसकी प्रॉपर्टीज कभी मैच नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब ये कि अलग अलग चीजों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं और हम सभी को सारे सब्सटेंसेस को नामकरण करते हैं बाय यूजिंग देयर प्रॉपर्टीज। यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए एग्जांपल के तौर पे अगर आइडेंटिफाई करना हो, जैसे कि मैंने बताया था स्पेक्टिकल्स एंड लेंसेज के दोनों का काम एक है बट दोनों की प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं जाके अलग हो जाती थी। लेंसेज जो थी वो आपकी आंखों में डायरेक्टली फीड करी जाती थी, जबकि वहीं स्पेक्टिकल्स की बात करें, चश्मों की बात करें, तो फिर वो आपके नोज एंड ईयर का सहारा लेकर वो आपको चीजें देखने में मदद करती थी। यानी काम दोनों का सेम है बट कुछ माइनर सी प्रॉपर्टीज में चेंज आने की वजह से हमने एक को चश्मा बोला एंड दूसरे को कॉन्टैक्ट लेंसेज बोले। एंड यही चीज ये फर्स्ट थिंग और ये फर्स्ट कोट आपको समझाना चाह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से जाना जाता है। प्रॉपर्टीज बदली तो सब्सटेंस बदल जाएगा। एंड दूसरी चीज जो हमने पढ़ा था वो था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में अंतर। तो फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ा था और काफी इंपॉर्टेंट सा जो डिफरेंस हमने देखा था वो ये कि केमिकल चेंज के दौरान एटॉमिक अरेंजमेंट बदलता है, जबकि फिजिकल चेंज के दौरान एटॉमिक अरेंजमेंट नहीं बदलता। आपके मन में शायद एक सवाल हो कि एटॉमिक अरेंजमेंट कहाँ का, किस चीज का। तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का मिलकर बना होता है। क्लास 9th में हमने ये बात सीखा था कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपके एटम्स के भी बने हो सकते हैं एंड ग्रुप ऑफ एटम्स के भी बने हो सकते हैं। मतलब ये पार्टिकल्स एटम के हो सकते हैं या फिर एटम आपका पार्टिकल के रूप में हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स मिलकर पार्टिकल बना रहे होते हैं। तो जब आप ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो फिर आप उन्हें मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल लेवल पे आइदर एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयंस भी होते हैं। तो पार्टिकल के रूप में एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो मॉलिक्यूल जब आप बोलते हो तो ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं। तो बेसिक तौर पे अगर हम बात करें तो ये जो पार्टिकल के अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है इन केस ऑफ केमिकल चेंज, जबकि फिजिकल चेंज में ये पार्टिकल के अंदर जो एटम्स हैं इनका अरेंजमेंट चेंज नहीं होता। ये बेसिक सा डिफरेंस था और फिर यहीं से हमने कुछ छोटी बातें और भी सीखी थी, जैसे कि फिजिकल चेंज जब भी होगा तो नया केमिकल सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा, जबकि केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज एक टेम्पररी चेंज है, केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें तो फिर आपको ओरिजिनल सब्सटेंसेस मिल सकते हैं, आप रीगेन कर सकते हो, उन्हें वापस प्राप्त कर सकते हो बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। एग्जाम्पल के तौर पे सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये फिजिकल मेथड्स हैं। एंड फिजिकल मेथड्स दोबारा ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिनमें एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। यानी फिजिकल मेथड्स को अप्लाई करके आप ओरिजिनल सब्सटेंसेस को प्राप्त कर सकते हो। बट
केमिकल चेंज में आपको सिंपल फिजिकल मेथड्स की मदद से आप ओरिजिनल सब्सटेंसेस को रीगेन नहीं कर पाओगे। और जैसा कि मैंने बताया था, जो काफी ज्यादा ही क्रूशियल डिफरेंस है दोनों के बीच वो ये कि फिजिकल चेंज में एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होता, वहीं केमिकल चेंज में एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होता है। दोबारा, एटॉमिक अरेंजमेंट किस में चेंज होता है? तो पार्टिकल लेवल पे अगर आप देखेंगे, पार्टिकल के अंदर पहले एटॉमिक अरेंजमेंट कुछ और था एंड चेंज होने के बाद पार्टिकल के अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट कुछ और हो जाएगा। तो केमिकल चेंज में एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होता है, फिजिकल चेंज में एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज नहीं होता। और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट इस वीडियो को अब आगे कंटिन्यू करते हैं विद आवर प्यारा सा चैनल प्रबोधनम। एंड अब शुरू करते हैं हम लोग जिस चीज के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने बेसिक तौर पे चैप्टर का नाम देखा था तो चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेसिक तौर पे इसको लिखना चाहिए था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि ऑल द वे ये पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं दो टर्म्स पर बेस्ड है। केमिकल रिएक्शंस किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं एंड उनके टाइप्स। सिमिलरली केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं एंड उनके टाइप्स, और क्या क्या उसके अंदर जो फीचर देखने को मिल सकता है उनके बारे में। और अब शुरू कर सकते हैं हम इस चैप्टर को विद द फर्स्ट टर्म जो कि है केमिकल रिएक्शन। तो सवाल आया कि केमिकल रिएक्शन कहते किसको है। आई होप आप सभी ने सब्जी बनाते हुए देखा होगा। सब्जी बनाते हुए, हाँ सर, डेली देखा है। तो प्लीज, इन रियल टर्म्स हम सब्जी पकाते हैं, बनाते नहीं है, क्योंकि ऑल द वे जो भी सब्जी बनाने का काम है वो प्लांट्स का है। तो हम क्या करते हैं, हम सब्जी को पकाने का काम करते हैं, जिसको हम कुकिंग कहते हैं। तो अगर आपके पास अभी कच्ची सब्जी है एंड फिर वो कुछ देर बाद पक जाती है, तो फिर कच्ची सब्जी को पकी हुई सब्जी बनाने के लिए आपने कुछ प्रोसेस करा क्या? हाँ जी सर, हमने जो वेजिटेबल था उसको फूड बनाने के लिए हमने कुछ तो करा, हमने एक प्रोसेस करा जिसको हम कहते हैं कुकिंग। यानी इसी प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, तो ये जो वेजिटेबल था इसमें चेंज आया एंड चेंज आने की वजह से कच्ची सब्जी पकी हुई सब्जी में कन्वर्ट हो गया। ये चेंज आया है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड कुकिंग। यानी अगर ये प्रोसेस नहीं हुआ होता तो फिर ये कच्ची सब्जी कभी पकी हुई नहीं हो पाती। दोबारा, ये जो कच्ची सब्जी थी इसको पकाने के लिए आपने एक प्रोसेस किया है एंड इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कुकिंग। क्यों सर ये बार बार सब्जी पकाने के ऊपर क्यों क्यों आप फूड्स डाल रहे हो? उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी केमिकल चेंज आता है, केमिकल चेंजेस आपने लास्ट क्लास में देखा था, बहुत सारे 2-3 एग्जांपल देखे थे आपने। जैसे कि आपका जो सेब है, सेब का ब्राउन हो जाना, आयरन के ऊपर रस्ट लग जाना, ये सारे के सारे केमिकल चेंजेस थे। इन चेंजेस में एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हुआ था। इन चेंजेस में जो चीज आपको समझना है वो ये कि जिस दौरान, मतलब जब ये चेंज हुए थे, तो ये चेंज ऐसे थोड़ी है कि बिना कुछ हुए ही ये चेंज हो गए होंगे। ये चेंज होने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा, नेचुरली और आर्टिफिशियली कोई ना कोई प्रोसेस हुआ होगा जिस प्रोसेस की वजह से ये केमिकल चेंज आया। तो केमिकल चेंज को लाने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, जो भी क्रिया करी जाती है, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या है सर? ये एक प्रोसेस है। सब्जी बनाने का प्रोसेस है? नहीं। खाना बनाने का प्रोसेस है? बिल्कुल भी नहीं। किस चीज का प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से केमिकल चेंज होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा
केमिकल रिएक्शन नाम का प्रोसेस अगर नहीं होगा तो कभी भी केमिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कहीं भी कभी भी अगर आपको केमिकल चेंज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब जरूर एक प्रोसेस हुआ है एंड वो प्रोसेस कुकिंग है ना? नहीं, वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है। कभी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो किसी भी चेंज के पीछे कोई ना कोई एक्शन हुआ होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी हुई होती है, कोई प्रोसेस हुआ होता है। इंग्लिश में उसको वर्ब बोलते हैं। तो कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई एक्टिविटी हुई होती है किसी भी चेंज के पीछे। तो ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं, इनके पीछे जो प्रोसेस होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से केमिकल चेंज होता है, और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो केमिकल चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि अगर कभी भी आज के बाद से आपको ये सुनने को मिला कि यहां केमिकल रिएक्शन हुआ, तो आप समझ जाना कि जरूर वहां केमिकल चेंज हुआ होगा, बोले तो एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंज आया होगा। कभी भी आपने सुना यहां केमिकल रिएक्शन हुआ है तो फिर आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहां जरूर केमिकल चेंज हुआ है। एंड केमिकल चेंज का मतलब है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ है। सबसे पहले हम पार्टिकल लेवल पे समझेंगे, फॉर्मूलों को समझने की कोशिश करेंगे एंड फिर इन्हीं दो बातों को दोबारा डिटेल में समझेंगे। तो क्या चीज आपको समझना है वो ये, पहली चीज, किसी भी सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस इज डिसाइडेड बाय मॉलिक्यूल और पार्टिकल। यानी किसी भी चीज का जो फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूल या पार्टिकल से डिसाइड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कभी भी वाटर का फॉर्मूला H2O पढ़ा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों हमने यही फॉर्मूला वाटर के लिए क्यों पढ़ा, हमने कुछ और क्यों नहीं रटा। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप वाटर के हर पार्टिकल को ध्यान से देखोगे, दोबारा, तो अगर आप वाटर के पार्टिकल को, हर एक पार्टिकल को अगर आप नोटिस करोगे तो फिर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। दो हाइड्रोजन के एटम्स अटैच्ड हैं एक ऑक्सीजन के एटम से। तो ये जो बीच में मैंने एटम बना रखा है O करके, ये बेसिक तौर पे हमारे ऑक्सीजन का एटम है। एंड ये किससे जुड़ा हुआ है, किससे अटैच्ड है? तो दो हाइड्रोजन के एटम से अटैच्ड है। सर ये एक पार्टिकल की कहानी है। हाँ, ये एक पार्टिकल की कहानी है। तो वाटर में ऐसे कितने पार्टिकल्स होंगे? वो डिपेंड करता है कि आपने वाटर कितना लिया हुआ है। तो वाटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने पार्टिकल्स हैं। देखने वाली बात ये है, ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने पार्टिकल्स हैं। जो बात आपको नोटिस करना चाहिए या जिस बात पे आपको ज्यादा फोर्स डालना चाहिए वो ये कि हर पार्टिकल की स्टोरी एक ही है, कि उसके हर पार्टिकल में दो हाइड्रोजन के एटम्स एंड एक ऑक्सीजन का एटम एक साथ कंबाइन होके रह रहे हैं। तो वाटर के हर पार्टिकल की कहानी यही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कभी पूछूं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCl, तो ये HCl फॉर्मूला क्यों रट रहे हैं हमने HCl ही क्यों रटा, AbCl क्यों नहीं रट लिया? क्यों? तो उसके पीछे रीजन ये है कि जब हमने हर पार्टिकल को नोटिस करा तो हर पार्टिकल की कहानी ये थी कि एक हाइड्रोजन का एटम है एंड एक क्लोरीन का एटम है एंड ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। ऐसा एक ही पार्टिकल है क्या HCl में? नहीं, HCl में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। लेकिन हर पार्टिकल की कहानी क्या है? हर पार्टिकल में एक हाइड्रोजन का एटम, एक क्लोरीन का एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर आपने कभी
पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki पढ़ा है, तो क्यों ऐसा Ki ही क्यों पढ़ा? क्योंकि अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के हर पार्टिकल को नोट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा? आपको एक पोटेशियम का एटम, एक आयोडीन का एटम एंड एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है। ये बेसिक तौर पे ये जो लाइन बना रहा हूं बीच में वो दिखा रहा है कि ये दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड है। तो पोटेशियम आयोडाइड के हर पार्टिकल की कहानी ये है, उसमें एक पोटेशियम, एक आयोडीन के एटम जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? बहुत सारे। वो डिपेंड करता है कि आपने पोटेशियम आयोडाइड कितने लिए हुए हैं। अगर आपने थोड़ा लिया है तो थोड़े पार्टिकल्स होंगे, ज्यादा लिया है तो ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स का कैलकुलेशन अभी हम नहीं करेंगे, पार्टिकल्स के कैलकुलेशन को लेकर बाद में ध्यान देंगे। बट अभी हमें ध्यान रखना है कि किसी भी चीज का फॉर्मूला कैसे डिसाइड होता है कि यही है। वाटर का फॉर्मूला H2O ही, H2O क्यों है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला HCl ही क्यों है? पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki ही क्यों है? तो उसके पीछे रीजन है सर कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो डिसाइड होता है उसके पार्टिकल, उसके मॉलिक्यूल की वजह से। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि पार्टिकल के रूप में आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, पार्टिकल के रूप में आपके एटम्स एटम्स भी हो सकते हैं। इवन यहां पर क्योंकि हर पार्टिकल में ग्रुप ऑफ एटम्स देखने को मिल रहा है, तो वाटर का पार्टिकल मॉलिक्यूल है। हाइड्रोक्लोरिक के हर पार्टिकल की कहानी देखो तो दो एटम्स का ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक क्लोरीन एटम है। इट मींस कि ये भी एक मॉलिक्यूल है। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड के एक पार्टिकल को नोटिस करो तो हर पार्टिकल की कहानी आपको यही देखने को मिलेगी कि उसमें भी दो एटम्स का ग्रुप है, तो ये भी मॉलिक्यूल है। तो सर कोई ऐसा भी केमिकल सब्सटेंस है जिसका पार्टिकल जो है वो मॉलिक्यूल ना हो के एटम है? हाँ, बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनके जो एटम्स हैं वो फ्रीली रहना चाहते हैं, वो अकेले आइसोलेटेड फॉर्म में रहना चाहते हैं, वो किसी के साथ जुड़ के नहीं रहना चाहते। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टी है कि ये कभी अकेला नहीं रह सकते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ रहना पसंद करते हैं, इसीलिए ये ग्रुप बना के रह रहे हैं। वहीं अगर आप हीलियम को देखोगे तो हीलियम के जो एटम्स हैं वो किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में रहना पसंद नहीं करते हैं, और यही कारण है कि आप कभी भी हीलियम को अगर आप नोट करोगे तो आपको हमेशा हीलियम का एटम आइसोलेटेड अकेला दिखाई देगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि हीलियम का पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं है, एटम है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब था ग्रुप ऑफ एटम्स, एंड जब एटम्स ग्रुप बना के रह ही नहीं रहे, अकेले रह रहे हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में रह रहे हैं, तो फिर पार्टिकल यहाँ पे एटम होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो पार्टिकल के रूप में एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, वो डिपेंड करता है उस केमिकल सब्सटेंस के ऊपर। तो दो बातें अभी तक हमने सीखी। पहली चीज, पार्टिकल के रूप में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है केमिकल सब्सटेंस के ऊपर। दूसरी चीज, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मूला वो डिराइव होता है फ्रॉम इट्स पार्टिकल फॉर्मूला, उसके पार्टिकल के फॉर्मूले से। एंड पार्टिकल का फॉर्मूला मतलब पार्टिकल के अंदर जो एटम्स की क्वांटिटी है उससे। जैसे वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, इसीलिए फॉर्मूला H2O। सर यहाँ 1 लिखना चाहिए, ऑफ कोर्स लिखना चाहिए, बट ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। अगर नहीं लिखा है तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि एक एटम है। सिमिलरली यहां पे लिखना तो हमें चाहिए H1Cl1, बट नहीं लिखा है 1, तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन का एटम है एंड 1 क्लोरीन का एटम है। अच्छा, एक सवाल यहां पर है मेरे साथ कि जब भी अगर आप किसी केमिकल सब्सटेंस का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में एक ही पार्टिकल आता है या बहुत सारे पार्टिकल्स? ऑफ कोर्स अगर मैं बोल रहा हूं चीनी, तो आपके दिमाग में कभी भी एक चीनी का पार्टिकल नहीं आएगा, बहुत सारे चीनी के पार्टिकल्स आएंगे। इसी तरीके से कभी मैं वाटर बोल रहा हूं तो बहुत सारे वाटर का पार्टिकल्स है। एंड हर पार्टिकल की कहानी क्या है? हर पार्टिकल में दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है।
इसी तरीके से अगर मैंने कभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला तो आपके दिमाग में एक HCl का पार्टिकल नहीं आना चाहिए, बहुत सारे HCl के पार्टिकल्स आने चाहिए। लेकिन हर पार्टिकल की कहानी क्या होगी कि एक हाइड्रोजन का एटम, एक क्लोरीन का एटम, एंड ये दोनों के दोनों क्या है, बॉन्डेड होंगे। तो पहली चीज जो हमने सीखा वो ये कि फॉर्मूला किसी भी केमिकल सब्सटेंस का डिसाइड होता है फ्रॉम बाय द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल और पार्टिकल। एंड दूसरी चीज, रीअरेंजमेंट की बात करूं मैं, जो मैं बोल रहा हूं बार बार कि रीअरेंजमेंट, केमिकल चेंज जब भी होगा तो एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, या फिर कह लो एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। रीअरेंजमेंट का मतलब यही है कि चेंज इन एटॉमिक अरेंजमेंट। तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि एटॉमिक अरेंजमेंट में चेंज आने का क्या मतलब है। और इस चीज को मैं दो तीन एग्जांपल्स के थ्रू समझाना चाहता हूं। पहली चीज, वाटर का फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूं मैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं कि वाटर जो बना था वो कैसे बना था, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुआ था, केमिकल रिएक्शन हुआ था। सर केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि यहां केमिकल चेंज के लिए कुछ तो हुआ था, कुछ तो प्रोसेस हुआ था केमिकल चेंज होने के लिए। हाँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट करके वाटर बना दे। तो क्या हुआ था, अगर आप हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को नोट करोगे तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स की कहानी क्या थी कि उसमें दो हाइड्रोजन के एटम्स ग्रुप बना के रहते थे। तो यहां पे मैं दो पार्टिकल बना रहा हूं, मैं हाइड्रोजन का दो पार्टिकल, एक पार्टिकल तो ये रहा और दूसरा पार्टिकल ये रहा। एंड दोनों पार्टिकल्स को नोटिस करोगे तो दोनों में दो दो हाइड्रोजन के एटम्स ग्रुप बना के रह रहे हैं। इसीलिए आपने हाइड्रोजन का कभी भी फॉर्मूला पढ़ा होगा H2। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एक पार्टिकल की कहानी से फॉर्मूला आता है। पार्टिकल में जो एटम्स का अरेंजमेंट है उससे फॉर्मूला मिलता है हमें। तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स की कहानी क्या है कि दो हाइड्रोजन के एटम एक साथ ग्रुप बना के रह रहे हैं। और क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम्स एक साथ ग्रुप बना के रह रहे हैं इसीलिए हमारा फॉर्मूला है H2। तो यहां दो पार्टिकल ले रखे मैंने हाइड्रोजन के, पहला पार्टिकल ये रहा और दूसरा पार्टिकल ये रहा। इसी तरीके से आपने ऑक्सीजन गैस का अगर आपने कभी फॉर्मूला सुना होगा तो आपने सुना होगा O2। एंड आई होप कि O2 सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा। इसका मतलब ये कि एक पार्टिकल अगर आप उठाओगे ऑक्सीजन का तो दो ऑक्सीजन के एटम्स ग्रुप बना के एक साथ रह रहे होंगे। तो जब हमने इन दोनों का रिएक्शन कराया तो रिएक्शन के दौरान हुआ क्या कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा। ये जो ऑक्सीजन था, ये जो ऑक्सीजन का एटम था, ये इन दो हाइड्रोजन के एटम्स के साथ ज्वाइन हो गया। एंड ये जो दूसरा ऑक्सीजन का एटम था, ये इन दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ रीअरेंज हो गया। यानी इसने अपनी अरेंजमेंट, इन्होंने, बेसिक तौर पे इसने नहीं, इन्होंने, क्योंकि ऑल द वे सिर्फ ऑक्सीजन ही अपना अरेंजमेंट थोड़ी चेंज कर रहा है, हाइड्रोजन भी अपना अरेंजमेंट चेंज कर रहा है। पहले हाइड्रोजन की कहानी क्या थी, तो दो हाइड्रोजन के एटम्स एक साथ जुड़े हुए थे, तो ये भी तो अपने बॉन्ड्स को तोड़ के एंड ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं। इट मींस कि रीअरेंजमेंट सिर्फ एक के साथ नहीं हो रहा है, ये दोनों के साथ ही हो रहा है। तो यही हुआ यहां पे कि वाटर कैसे बना था। वाटर बनने के लिए दो हाइड्रोजन के एटम्स, एक एटम ये रहा दूसरा एटम ये रहा, एंड इन्होंने अपना बॉन्ड तोड़ा एंड ये किसके साथ जुड़ गए, ऑक्सीजन के साथ जुड़ गए, ऑक्सीजन के एटम के साथ जुड़ गए। तो एक इसके साथ जुड़ के एक पार्टिकल ये बना, इसी तरीके से दूसरा ऑक्सीजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के
ये दूसरा पार्टिकल बना लिया। तो आई होप अभी आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वाटर कैसे बना था। तो वाटर बनने में और कुछ नहीं हुआ, ये जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स था या फिर एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट था वो टूटा एंड नए अरेंजमेंट्स हुए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के जो एटम्स थे वो टूटे, उनके बॉन्ड टूटे एंड ऑक्सीजन के इधर से ऑक्सीजन के बॉन्ड्स टूटे एंड फिर यहाँ पे जो पहले अरेंजमेंट थी वो अरेंजमेंट हटी एंड दूसरी नई अरेंजमेंट बनी एंड ये है केमिकल रिएक्शन। तो जब कभी भी हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हुई तो बेसिक तौर पे हम ये बोलना चाहते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का के जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों के एटम्स ने क्या करा है, रीअरेंजमेंट कर लिया। पहले इनकी अरेंजमेंट कुछ और थी एंड अभी इनकी अरेंजमेंट कुछ और हो गई है। ये है केमिकल रिएक्शन। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है रीअरेंजमेंट देखने को मिलता है एंड रीअरेंजमेंट का मतलब जो पहले बॉन्ड्स बन रहे थे जिनके बीच वो बॉन्ड्स टूटेंगे एंड न्यू बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज रीअरेंजमेंट। तो दो बातें हमने जो सीखी हैं प्यारी भरी सी, वो ये, पहली चीज, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो उसके पार्टिकल से उठाया जाता है। पार्टिकल के अंदर जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है उससे हम फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। तो वाटर का फॉर्मूला H2O क्यों है वो अभी आपको समझ में आ रहा होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl क्यों है ये अभी आपको समझ में आ रहा होगा। एंड अभी आपको केमिकल रिएक्शन भी समझ में आ रही होगी। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रीअरेंजमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रीअरेंजमेंट होता है। किसका रीअरेंजमेंट होता है? तो जो बॉन्ड्स, जो एटम्स जो पहले बॉन्डेड थे वो बॉन्ड्स पहले के टूटेंगे एंड न्यू बॉन्ड्स हमें, न्यू एटम्स के बीच न्यू बॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपका अरेंजमेंट में शिफ्ट हुआ या फिर रीअरेंजमेंट हुआ, यही आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। इसी रीअरेंजमेंट की वजह से हमें नई प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। जैसे कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साथ बॉन्डेड थे तो फिर ये जलने का काम करते थे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ बॉन्डेड थे, ये जलाने का काम करते थे। लेकिन जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लिया इन्होंने तो फिर ये आग बुझाने का काम करते हैं। प्रॉपर्टी में चेंज आया बिकॉज ऑफ चेंज इन अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो एटम्स के अरेंजमेंट में चेंज आने की वजह से प्रॉपर्टी में चेंज आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि केमिकल चेंज जब भी होगा तो हमें न्यू न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा। जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिजिकल चेंज में अगर हम देखें तो वहां रीअरेंजमेंट नहीं था और यही कारण है कि न्यू प्रॉपर्टी वाले न्यू सब्सटेंस देखने को नहीं मिलते हैं। जबकि केमिकल चेंज में हमें ऐसा देखने को मिलता है। एंड केमिकल चेंज जब कभी भी होता है या कभी भी अगर केमिकल चेंज हुआ है तो रीअरेंजमेंट की वजह से हुआ होगा एंड ये रीअरेंजमेंट को ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction is a process which leads to chemical change. And what happens in this process? इस प्रोसेस में क्या होता है? तो इस प्रोसेस में एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हो जाती है और देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट्स। जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट थी उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। यही है आपका केमिकल रिएक्शन। तो अब हम समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक एक्टिविटी है ना ये। हाँ, इस एक्टिविटी में क्या हुआ है? इस एक्टिविटी में एटम्स का अरेंजमेंट बदला है। तो केमिकल रिएक्शन, अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं, एक प्रोसेस होता है। ये कैसा प्रोसेस है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस में क्या होता है? तो इस प्रोसेस में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है।
तो पहली चीज जो रिमार्केबल है वो ये कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच लीड्स टू केमिकल रिएक्शन, सॉरी, विच लीड्स टू केमिकल चेंज। और ये प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में होता है रीअरेंजमेंट। किस चीज का? एटम्स का। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि कभी कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो क्या हमें सेम अरेंजमेंट्स देखने को मिल सकती हैं? आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होने का मतलब ही है कि रीअरेंजमेंट होना, एंड रीअरेंजमेंट का मतलब सेम बॉन्ड्स आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे, बॉन्ड्स में आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और उसकी वजह से ही केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। भाई नई प्रॉपर्टी तभी देखने को मिलेगा ना जब नए बॉन्ड्स, नए टाइप के अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब आप कहो कि भाई हमारे घर में बिना मतलब सेम पैटर्न है, एक बेड एक तरफ कोने में रखा हुआ है, एक अलमीरा रखा हुआ है, तो फिर आपको नई चीज देखने को मिलेगी क्या? नहीं, जब तक आप उनकी शिफ्टिंग ना करो, जब तक आप उनकी अरेंजमेंट्स को चेंज ना करो, तब तक आपको नई प्रॉपर्टी, नया लुक कैसे देखने को मिल सकता है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने अगर पूरा डिटेल में बात करें तो हमने क्या क्या बातें करी हैं। पहली चीज, कोई भी सब्सटेंस अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से जाना जाता है। किसी भी सब्सटेंस का फॉर्मूला उसके पार्टिकल के अंदर एटम्स के अरेंजमेंट से उठाया जाता है। केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। जिस तरीके से कच्ची सब्जी को पकी हुई सब्जी बनाने के लिए आपको कुकिंग नाम का प्रोसेस करना पड़ेगा, इसी तरीके से केमिकल चेंज मतलब एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी पाने के लिए या एक प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी में चेंज करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, कोई रिएक्शन करना पड़ेगा, कोई प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। एंड उस प्रोसेस के दौरान होगा क्या? तो उस प्रोसेस के दौरान एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा। ओके, अगर अब हम बात करें कुछ रिएक्शंस को देखने की कोशिश करें, तो उसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम इन एयर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। तो जब भी अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मैग्नीशियम एंड एयर का मतलब है भाई बर्निंग हो रही है, एंड बर्निंग का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम के एटम्स एंड ऑक्सीजन के एटम्स रीअरेंज होने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कोशिश ही, ये सक्सेसफुल भी होंगे, सक्सेसफुल भी होंगे। बर्न हो रहा है, अगर हो रहा है तो फिर रीअरेंजमेंट होगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारे मैग्नीशियम के एटम्स, Mg Mg। वही अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स की बात करें, ऑक्सीजन के तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड मॉलिक्यूल क्यों है भाई? यहां मैंने एटम बोला, यहां मॉलिक्यूल बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन में देख रहे हो तो ऑक्सीजन में दो एटम एक साथ बॉन्डेड है, ग्रुप ऑफ एटम है, तो पार्टिकल के रूप में ग्रुप ऑफ एटम्स देखने को मिल रहा है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन मैग्नीशियम के एटम्स हैं जो कि आइसोलेटेड है, फ्री हैं, अकेले हैं। तो अब क्या होगा? अब होगा क्या सर? यहां से बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, एंड मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। एक मैग्नीशियम का एटम एक ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? तो ये बना लेगा फाइनली मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। एंड अब आप मुझसे ये पूछोगे अगर कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO ही क्यों?
तो फिर जवाब एक ही मिलेगा, क्योंकि अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का पार्टिकल चेक करोगे तो उसमें एक मैग्नीशियम का एटम है एंड एक ऑक्सीजन का एटम है एंड ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। रिएक्शन से पहले मैं दिखाना चाहता हूं, क्या रिएक्शन से पहले Mg और O के बीच कोई बॉन्ड था? नहीं सर। रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम के एटम्स फ्री थे, ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डेड थे एंड O2 मॉलिक्यूल बना रहे थे। O2 मॉलिक्यूल, भाई फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? O2 ही तो बनेगा इसका, एंड मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg बनेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का हर पार्टिकल एटम है, जबकि ऑक्सीजन का हर पार्टिकल मॉलिक्यूल है। ये एक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यहां दो एटम्स का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, दो ऑक्सीजन के एटम्स का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ऐसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। मैं तो बस आपको एक पार्टिकल से समझाने की कोशिश करी है। तो हुआ ये कि बॉन्ड टूटा, क्यों टूटा, कैसे टूटा, कैसे जुड़े, ये आगे के चैप्टर्स में समझ में आएगा। लेकिन अभी बस इतना समझ में आना चाहिए कि ये बॉन्ड टूटा होगा एंड टूटने की वजह से मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन के बीच नए बॉन्ड्स बन गए। एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स टूटे, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हुए। तो केमिकल रिएक्शन में यही होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है सर? केमिकल रिएक्शन में होता है रीअरेंजमेंट। एंड रीअरेंजमेंट कैसे होगा? तो रीअरेंजमेंट होने के लिए एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का क्या होना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स का टूटना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होंगे एंड न्यू बॉन्ड्स क्रिएट होंगे, नए रिश्ते बनेंगे। तो यही तो हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो पुराना बॉन्ड था वो टूटा एंड मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच नया बॉन्ड बना। तो इसकी वजह से एक पार्टिकल ये रहा एंड एक पार्टिकल ये रहा। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, एक मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन का और उसके लिए हमें दो मैग्नीशियम चाहिए। देख रहे हो, ये थोड़ा सा बैलेंसिंग को लाने की कोशिश करो मैं, लेकिन अभी बैलेंसिंग आगे सीखेंगे हम। बट अभी देख सकते हो आप कि दो मैग्नीशियम के एटम्स हैं और दो ऑक्सीजन है। क्यों ऐसा हुआ है वो आगे पूरा डिटेल में समझ आएगा, बट अभी रीअरेंजमेंट में ही थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करो मैं, कि आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड कितने बन रहे हैं यहाँ पे? दो MgO बन रहे हैं, दो पार्टिकल्स बन रहे हैं। ये बैलेंसिंग करेंगे हम आगे जाके, बट अभी इतना समझ में आना चाहिए थोड़ा बहुत कि मैग्नीशियम आप देख रहे हो दो एटम्स हैं एंड दो एटम्स को दो ऑक्सीजन चाहिए थे एंड दो ऑक्सीजन के एटम तो एक ही मॉलिक्यूल में था। तो एक मॉलिक्यूल से दो ऑक्सीजन के एटम मिले एंड एक एक के साथ जुड़ गया एंड दूसरा दूसरे के साथ जुड़ गया, और इस तरीके से MgO के दो पार्टिकल हमें देखने को मिल गए। ये है फर्स्ट केमिकल रिएक्शन। एंड इस केमिकल रिएक्शन में भी क्या हुआ है? इस केमिकल रिएक्शन में भी हमारा रीअरेंजमेंट हुआ है, पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट हुआ है। वही अगर हम दूसरा रिएक्शन देखें जो कि लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच हो रहा है, तो हमारे पास है लेड नाइट्रेट और साथ में दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड। इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है एंड रिएक्शन होने के बाद हमें जो चीज मिलती है वो है लेड आयोडाइड एंड साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। मैं अभी इनका फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैं अभी इनका फॉर्मूला बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी शायद मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको फॉर्मूले सलीके से बनाने नहीं आते हैं। तो आगे जाके मैं पहले फॉर्मूले बनाना सिखाऊंगा एंड फिर हम इनके अरेंजमेंट्स को देखेंगे। लेकिन बेसिक तौर पे मैं तुम्हें क्या दिखाना चाहता हूं वो ये, आप देख रहे हो कि रिएक्शन पहली बात किसके किसके बीच हो रही है? तो रिएक्शन हो रही है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच। इसका मतलब ये कि जो लेड नाइट्रेट के जो एटम्स होंगे
एंड जो पोटेशियम आयोडाइड के अंदर के एटम्स होंगे वो रीअरेंजमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ। जिनके बीच रिएक्शन होती है उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये कि यही केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके एटम्स की अरेंजमेंट बदलती है, एंड एटम्स के अरेंजमेंट चेंज होने के बाद जो चीज हमें फाइनली देखने को मिलेगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के रूप में एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो जिनके अंदर का अरेंजमेंट चेंज होगा उनको हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। रिएक्टेंट्स अरेंजमेंट चेंज करने के बाद जो चीज बना देंगे फाइनली उनको हम फाइनल प्रोडक्ट्स बोलेंगे। तो यहाँ बेसिक तौर पे अगर आप देख रहे हैं तो नाइट्रेट आप देख रहे हो लेड के साथ है, एंड इसके जो एटम्स है, नाइट्रेट खुद एक क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयन है ये। समझेंगे पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, बट अभी बस ध्यान रखना है कि नाइट्रेट में जो एटम्स हैं वो आप देख सकते हैं कि वो शिफ्ट हो गए हैं, उन्होंने अपनी जगह बदल ली है। एंड पहले वो लेड के साथ थे एंड अब वो किसके साथ चले गए हैं, पोटेशियम के साथ चले गए हैं। वहीं पहले आयोडाइड जो था, आयोडाइड के जो एटम्स थे वो पोटेशियम के साथ था, एंड फाइनली इसने अपनी जगह चेंज करके वो कहाँ आ गया है, लेड के साथ आ गया है। तो आप देख रहे हो अरेंजमेंट बदली है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, एंड केमिकल रिएक्शन हुआ है तो सर प्रॉपर्टीज चेंज हुई होंगी। तो लेड आयोडाइड की प्रॉपर्टीज लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड से बिल्कुल भी मैच नहीं करती होंगी। और ये बात आप नोट कर सकते हो क्योंकि अगर हम बात करें लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों होते हैं कलरलेस, एंड दोनों के दोनों कलरलेस लिक्विड है। ये भी लिक्विड है एंड ये भी लिक्विड है। लेकिन वही अगर हम लेड आयोडाइड की बात करें तो ये आपका येलो सॉलिड होता है, एंड ये एक ऐसा सॉलिड है जो कि इन लिक्विड्स में डिसॉल्व भी नहीं होगा। एंड यहां पे एक टर्म और सिखा देना चाहता हूं जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट और कुछ नहीं होता, अनडिसॉल्व्ड सॉलिड्स होते हैं। ऐसे सॉलिड्स जो कि डिसॉल्व नहीं होते सॉल्यूशन में, ऐसों को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो आप देख रहे हो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, पहले ये कलरलेस थे एंड ये फाइनली लेड आयोडाइड जो बना वो आपका येलो कलर का सॉलिड बन गया, प्रेसिपिटेट बन गया। ओके, इसका मतलब सर जो चीज मार्क करने वाली है वो ये कि अगर कभी रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि स्टेट विल रिमेन चेंज। स्टेट मतलब प्लीज यूपी बिहार महाराष्ट्र नहीं है, स्टेट का मतलब है अवस्था, फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, है ना। तो वो स्टेट कभी भी सेम रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, स्टेट में चेंज आ सकता है। पहली पहचान बता रहा हूं मैं तुम्हें कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टेट में चेंज आ सकता है, कलर में चेंज आ सकता है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि पहले ये लिक्विड्स थे एंड ये सॉलिड बन गया, स्टेट में चेंज आया। तो स्टेट चेंज पॉसिबल है, स्टेट चेंज पॉसिबल है, कलर में चेंज पॉसिबल है। और यहां एक और बात बताना चाह रहा हूं मैं कि अगर आपको पता करना है कि रिएक्शन हुआ है या नहीं तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखोगे। हो सकता है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को मिल जाए। जैसे कि इस रिएक्शन में दो कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ सकते हो आप, स्टेट चेंज, कलर चेंज। और इससे हमें पता चला कि भाई रिएक्शन तो हुई है यहाँ पे, क्योंकि ऑल द वे बिना रीअरेंजमेंट चेंज हुए प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। प्रॉपर्टी बदली है, रीअरेंजमेंट में हुआ होगा, एंड रीअरेंजमेंट होने का मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम जब भी होगा हमें प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिलेगा।
तीसरा रिएक्शन है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच। जिंक जो कि एक मेटल है, मेटल्स किन्हें कहते हैं वो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। लेकिन अभी जिंक एक मेटल है एंड रिएक्शन हो रहा है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच। प्लीज मैं दोबारा बोल रहा हूं मैं कि यहां रिएक्शन हो रहा है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच। तो ये हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, क्योंकि रिएक्टेंट्स ही क्या करते हैं, अपनी एटॉमिक अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। रिएक्टेंट्स क्या करते हैं, अपने एटॉमिक अरेंजमेंट को चेंज करते हैं। तो एक जिंक ये रहा, जिंक का एक एटम है, ये फ्री है, आइसोलेटेड है। वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो इसका एक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एंड ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होंगे। ऐसे ऐसे मैं दो पार्टिकल्स उठा रहा हूं, मैं क्यों उठा रहा हूं वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी कुछ चीजें बेसिक चीजें समझते वक्त ना, कुछ चीजें अभी आपको मान के चलना कि ऐसा होता है। धीरे धीरे इन्हीं बेसिक्स को क्लियर करते हुए सारी बातें समझ में आ जाएंगी एंड फाइनली जब समझ में आ जाएंगी तो रिवाइज करेंगे हम, फिर आपको वो सारी बातें रिवाइज भी हो जाएंगी। तो बेसिक चीजें समझते हुए कुछ चीजें ऐसा समझो कि ऐसा होता है। तो यहां पे एक जिंक का एटम लिया हुआ है मैंने एंड दो मॉलिक्यूल्स लिए हुए मैंने, किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो दो पार्टिकल कह लो, दो मॉलिक्यूल कह लो, क्योंकि ऑल द वे यहां पे पार्टिकल के रूप में एक एटम है, लेकिन यहां पे पार्टिकल के रूप में मॉलिक्यूल्स है। इन्हीं के बीच रिएक्शन हो रही है, यानी इनका क्या होगा सर, जो पुराने बॉन्ड्स थे वो बॉन्ड्स टूटेंगे एंड नए बॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो पुराने बॉन्ड्स तोड़ो भाई, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटा, ये जो क्लोरीन है, क्योंकि एक जिंक को जोड़ने के लिए एक जिंक के साथ दो क्लोरीन जुड़ते हैं एंड अगर दो क्लोरीन जुड़ते हैं तो एक क्लोरीन यहां से, एक क्लोरीन का एटम यहां से एंड ये दोनों के दोनों इस जिंक के साथ जुड़ जाएंगे एंड जुड़ने के बाद क्या बनाएंगे, तो जुड़ने के बाद बनाएंगे जिंक क्लोराइड, एक जेड एंड एक दो Cl, ये बन गया हमारा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये बन गया जिंक क्लोराइड। अब सर ये दो हाइड्रोजन एटम्स का क्या होगा, ये जो दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं भाई, क्लोरीन तो चला गया, जिंक के साथ जुड़ गए, इन दो हाइड्रोजन के एटम्स का क्या होगा, एंड दोनों हाइड्रोजन के एटम्स एक साथ जुड़ जाएंगे एंड जुड़कर क्या बना लेंगे, H2 का मॉलिक्यूल। तो ये एक एटम, ये दूसरा एटम एंड ये दोनों जुड़कर क्या बना लेंगे, ये दोनों जुड़कर बना लेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब सिंपल सी बात है, यहां तो एक या दो मॉलिक्यूल या पार्टिकल दिखा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एंड बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ रीअरेंज होंगे। तो आप मुझे बताओ कि क्या हमें ऐसा एक ही पार्टिकल देखने को मिलेगा, नहीं सर, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि H2 एक गैस है, इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं कि हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी, गैस। तो जिंक क्लोराइड ZnCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होते हुए निकल पता चलेगा। यहां एक और नोट दे देना चाहता हूं, या एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि हाइड्रोजन के साथ क्या कहानी होती है कि हाइड्रोजन गैस कभी भी लिबरेट हो, निकले, तो आप क्या करो, आगे में माचिस की तिल्ली जलाओ एंड आपको पट पट की आवाज सुनाई देगी। इसको हम कहते हैं पॉप साउंड। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन गैस की पहचान है कि वो पॉप साउंड टेस्ट पास करती है। पॉप साउंड टेस्ट मतलब आग जला के देखो क्या पटपट की आवाज आ रही है तो हाइड्रोजन गैस है, नहीं आ रही है तो हाइड्रोजन गैस नहीं है। इसी को हम कहते हैं पॉप साउंड टेस्ट। यानी हाइड्रोजन गैस की जो नोट यहां देना चाहता हूं वो ये कि हाइड्रोजन गैस का पता लगाना है तो फिर आप पॉप साउंड टेस्ट करो, पॉप साउंड टेस्ट अगर पास हो जाता है तो फिर वो हाइड्रोजन गैस है,
नहीं तो नहीं। एंड दूसरी चीज जो समझाना चाह रहा हूं ये कि देख सकते हो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ है। पहले हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड थे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ बॉन्डेड थे, ये बॉन्ड टूटा, एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स टूटे, टूटने के बाद ये क्लोरीन्स ने अपनी अरेंजमेंट चेंज करी, जिंक के साथ जुड़ गए और तब बन गया हमारा ZnCl2, एक जिंक दो क्लोरीन। अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ Zn1 नहीं लिखा, इसका मतलब कि यहाँ एक जिंक है बस। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर 1 नहीं लिखा है मतलब 1 है। तो एक जिंक एंड दो क्लोरीन के एटम्स इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ये एक पार्टिकल है जिंक क्लोराइड का, ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिंक क्लोराइड के, और ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल देखने को मिलेंगे हमें हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गैस के। रीअरेंजमेंट है सर ये, एंड रीअरेंजमेंट की वजह से यहां नोटिस कर सकते हैं हम कि गैस इवॉल्व भी हो सकती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलती हुई दिखाई दे सकती है। ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। तीन बातें अभी तक हमने नोट कर लिया, क्या क्या चीजें। पहली चीज, स्टेट में चेंज आ सकता है, जब भी रीअरेंजमेंट होगा केमिकल रिएक्शन होगी स्टेट में चेंज आ सकता है। कलर में चेंज आ सकता है, तो चेंज इन कलर हो सकता है। गैस इवॉल्व हो सकती है, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके अलावा और भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से एक था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट कभी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हुआ है। और एक चीज जो रह रही है वो है आपका चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में भी अगर आपको चेंज होता हुआ कभी दिखाई दे तो समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अभी तक हमने क्या क्या जान लिया, हमने जान लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन सर एक रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है, इस प्रोसेस की वजह से ही केमिकल चेंजेस दिखाई देते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से केमिकल चेंज हो रहा है उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, एंड इस प्रोसेस में रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। हमने कुछ एग्जांपल्स देखे एंड इन्हीं एग्जांपल से हमने समझा कि स्टेट चेंज, कलर चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन टेम्परेचर, इनसे हमें पता चलेगा कि क्या यहाँ रिएक्शन हुई है या फिर नहीं। इनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर या फिर पहचान या गुण। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ये पहचान है, इन्हीं से पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। एंड ये क्या क्या है, स्टेट में चेंज आना, कलर में चेंज आना, गैस का निकलना, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना एंड टेम्परेचर में चेंज आना। तो दोबारा अगर मैं इन सब चीजों को दिखाऊं, बोले तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स दोबारा बताना चाहता हूं, मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है पहचान। किस चीज की पहचान, गुण, क्योंकि गुणों से ही पहचान होती है। तो आप गुण बोलो या फिर पहचान बोल लो, भाई किसकी, किसके गुणों की बात कर रहा हूं मैं या किसके पहचानों की बात कर रहा हूं मैं। तो केमिकल रिएक्शंस के वो क्या क्या गुण हैं जिनसे पता चलेगा कि भाई ये केमिकल रिएक्शन है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, यहाँ अरेंजमेंट में चेंज आया है। तो वो पांच बातें जो अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया उन्हीं से पता चलेगा। कौन कौन सी वो पांच बातें थी। पहला, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसा कि हम देख चुके हैं इन केस ऑफ जो रिएक्शन हुआ था हमारा लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच। एंड वहां पे हमने देखा था कि उस रिएक्शन में, दोबारा याद दिला दूं मैं, क्या देखा था हमने, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच जब रिएक्शन हुई थी तो क्या देखा था हमने कि लेड आयोडाइड बना था जो कि येलो था, एंड ये सॉलिड प्रेसिपिटेट था। प्रेसिपिटेट ऐसे सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हुआ था तो ये प्रेसिपिटेट था। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक और चीज बनी थी, वो था पोटेशियम नाइट्रेट।
तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है कहां पे भाई? तो जब भी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होगा तो हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कलर में चेंज देखने को मिलेगा। ये येलो है, येलो हो गया था जबकि ये कलरलेस थे। ध्यान रखना ये रिएक्टेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं का रीअरेंजमेंट हो रहा है, इन्हीं के एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो जिनके एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, जिन केमिकल सब्सटेंसेस के एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। यही रिएक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्शन करने के बाद जो चीज बना रहे हैं उनको हम प्रोडक्ट कहेंगे। तो बेसिक तौर पे ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जिसकी हम बात कर रहे थे, गैस का इवॉल्व होना। जैसा कि हमने देखा था जिंक एंड HCl के बीच रिएक्शन हुआ था, तब जिंक एंड HCl के बीच जब रिएक्शन हुआ था तो क्या बना था? ZnCl2 प्लस में H2 गैस। गैस गैस इवॉल्व हुआ था। इवोल्यूशन ऑफ गैस देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है सर? ये आपका एक पहचान है, यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरी बात, तीसरी बात, कलर में चेंज आना। जैसा कि अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था लेड आयोडाइड का केस, जो कि येलो कलर का था। हमें कलर्स ध्यान रखने हैं। तो लेड आयोडाइड एक येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ था, कलर चेंज हुआ, कलरलेस टू येलो हो गया। कलर में चेंज आना ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का, कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। चौथी चीज, स्टेट में चेंज आना। लिक्विड्स थे, सॉलिड बन गया, स्टेट में चेंज आ गया। तो जरूरी नहीं है सिर्फ लिक्विड से सॉलिड, हो सकता है कि सॉलिड से गैस बन जाए, जैसा कि H2 गैस। भाई HCl अगर आप याद करो अगर ये रिएक्शन आप देख रहे हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक लिक्विड है, ये सॉलिड है, एंड इनके रिएक्शन की वजह से क्या मिला? हमें गैस देखने को मिला, स्टेट में चेंज देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक पहचान है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पे। ये शॉर्ट में लिखना सिखाऊंगा मैं आगे जाके, बट अभी मैंने लिख दिया है। दिमाग में एक सवाल बांध के रखना कि क्यों क्यों भाई शॉर्ट में ही क्यों लिख रहे हो आप? अब ऐसे लंबा प्रोसेस पूरा लिखो, और इसी से आगे केमिकल इक्वेशन समझाऊंगा, इसी क्वेश्चन से। चेंज इन टेम्परेचर ये पांचवी प्रॉपर्टी थी। एग्जाम्पल के तौर पे हम रिएक्शन करते हैं क्विकलाइम। आई होप आप लोगों ने घर में चूना करवाया होगा, एंड उस वक्त क्या होता है कि हम चूना को लेकर आते हैं एंड पानी में डालते हैं, एंड जैसे ही पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसमें से बबल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। वो जो वेसल होता है, वो जो बर्तन होता है, वो गर्म होने लग जाता है। इसका मतलब ये कि क्विक लाइम एंड वाटर के बीच रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से बना स्लेक लाइम। इनका फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं, अभी बस याद कर लो, आगे जाके ये सारी बातें समझ लेंगे। एंड आपने नोटिस करा, चूना ठंडा था, पानी ठंडा था, रिएक्शन हुई, टेम्परेचर बढ़ गया, हीट निकलने लग गया। टेम्परेचर सेम रहा गया? नहीं सर, पहले ठंडे ठंडे थे दोनों, बाद में गर्म हो गए। टेम्परेचर एक जैसा नहीं रहा, पहले कुछ और टेम्परेचर था, अभी कुछ और टेम्परेचर हो गया। और इसका मतलब ये कि अगर टेम्परेचर में चेंज आए तब भी हमें ध्यान रखना है कि वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो केमिकल रिएक्शन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला, स्टेट में चेंज आना। दूसरा, कलर में चेंज आना। तीसरा, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। चौथा, गैस का निकलना। पांचवा, टेम्परेचर में चेंज आना। तो किसी भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक या दो या सारे ही दिखाई दे, समझ जाना कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। और आगे की क्लास में हम समझेंगे कि भाई टेम्परेचर में जब चेंज आता है तो अलग अलग टाइप के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, वो आगे देखेंगे। बट अभी हमें सिर्फ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ध्यान देना था, एंड वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहे। आई होप अभी ये पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आ रहे होंगे। दोबारा बोलो मैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि ये पहचान है, ये गुण है केमिकल रिएक्शंस की। क्योंकि गुणों से ही तो पहचान होती है ना। तो ये गुण है जिनसे हमें पता चलेगा कि भाई रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। एंड फाइनली, आज की क्लास का मोटा मोटा जो ब्रीफ देखना है वो ये। पहली चीज, ये तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था
एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड बाय इट्स प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट जो कि आपको रिमेंबर करके रखने का है। दूसरा पॉइंट, मेटल्स आर लस्ट्रस, चमकीले होते हैं। लस्ट्रस मतलब होता है शाइनिंग सरफेस होना, तो मेटल्स का सरफेस शाइन होता है। और ये बात मुझे बताना चाहिए था मैग्नीशियम वाले केस में, क्योंकि ऑल द वे मैग्नीशियम का सरफेस अगर आप देखोगे तो शाइन करता है। अगर शाइन नहीं कर रहा है तो समझ जाओ कि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमी हुई है। तो अगर आप उस परत को हटा दोगे तो फिर आपको शाइन करता हुआ दिखाई देगा। मैग्नीशियम जो है वो मेटल है एंड मेटल्स का सरफेस शाइनिंग होता है, इसी को हम कह रहे हैं लस्ट्रस होना। तो सरफेस अगर शाइन कर रहा है तो समझ जाओ ये वो लस्ट्रस है एंड मेटल्स आपके लस्ट्रस होते हैं। तीसरा पॉइंट एटॉमिक अरेंजमेंट को लेकर, एंड मैंने बताया कि मॉलिक्यूल से पहली बात, मॉलिक्यूल या पार्टिकल के फॉर्मूले से पूरे सब्सटेंस का फॉर्मूला डिसाइड होता है एंड अरेंजमेंट चेंज होती है तो फिर सब्सटेंस बदल जाता है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी। और साथ में आपको अभी तक जो चीज मैंने बताया वो है आपके मैग्नीशियम के बारे में एंड 4 केमिकल सब्सटेंसेस के नाम बताए, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, लेड आयोडाइड, लेड नाइट्रेट। तो ये 4 केमिकल सब्सटेंसेस, इसके साथ साथ जिंक, HCl, इन सभी के कलर्स को आपको याद करना है। आप लोग थोड़ा सा गूगल करो, इनको पता करो एंड फाइनली कमेंट करो। तो ये चीजें हमने अभी तक पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।